नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। आज हम कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन का छठा अध्याय पढ़ेंगे। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी पुस्तक में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। चलिए पहले इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। मणि एक युवा समाचार पत्र संवाददाता है जो विगत 6 माह से व्यावसायिक इकाइयों में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रामक विज्ञापन, मिलावटी सामान की पूर्ति, श्रमिकों की दयनीय कार्य स्थितियां, पर्यावरण प्रदूषण, सरकारी कर्मचारियों को घूस देना आदि के विषय में लिख रहा है। अब उसे विश्वास हो गया कि व्यापारी धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह रमन झुनझुनवाला, जो एक अनुकरणीय ट्रक निर्माता कंपनी का चेयरमैन है, का साक्षात्कार लेता है। यह कंपनी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, विनियोजकों तथा अन्य सामाजिक समुदायों से सद्व्यवहार के लिए विख्यात कंपनी है। इस साक्षात्कार से मणि की समझ में आने लगता है कि एक व्यावसायिक इकाई समाज के प्रति उत्तरदायी भी हो सकती है, वह नैतिक रूप से अच्छी भी हो सकती है तथा एक उच्च कोटि का लाभ देने वाली भी हो सकती है। इसके उपरांत वह व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व तथा व्यावसायिक नैतिकता विषय के गहन अध्ययन में जुट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बॉक्स में आपको एक स्टोरी दी गई थी, ये आपको समझाना चाह रही थी आपके अध्याय के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। नैतिकता का सिद्धांत है कि व्यावसायिक इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए व्यावसायिक क्रियाएं करनी चाहिए तथा लाभ अर्जित करना चाहिए। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। उसे सामाजिक मूल्यों का आदर करना चाहिए तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को लाभ अर्जित करने के लिए औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्रियाएं करने का अधिकार समाज से प्राप्त है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि वह ऐसी कोई भी कार्यवाही ना करे जो समाज के दृष्टिकोण से अवांछनीय हो। कुछ ऐसी कार्यवाहियां हैं जो लाभ तो अधिक प्रदान करती हैं, लेकिन समाज पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, माल उत्पादन एवं विक्रय में मिलावट, भ्रामक विज्ञापन, करों का भुगतान न करना, वातावरण को प्रदूषित करना तथा ग्राहकों का शोषण। कुछ अन्य ऐसे क्रियाकलाप हैं जो उद्यम की छवि को भी सुधारते हैं तथा लाभार्जन में वृद्धि भी करते हैं, जैसे उच्च कोटि के माल की पूर्ति करना, स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण बनाना, देय करों का समय पर भुगतान करना, कारखाने में प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त उपकरण लगवाना तथा ग्राहकों की शिकायतों को सुनना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना। वास्तव में यह सत्य है कि सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सच्चा नैतिकतापूर्ण व्यवहार ही किसी व्यावसायिक उद्यम को दीर्घकालीन सफलता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे हमारे अध्याय का ये हो गया परिचय। और अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, जो कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय है। वास्तविक अर्थ में सामाजिक दायित्वों के अंगीकरण से तात्पर्य समाज की आकांक्षाओं को समझना एवं मान्यता देना, इसकी सफलता के लिए योगदान देने का निश्चय करना तथा साथ ही अपने लाभ कमाने के हित को भी ध्यान में रखना है। यह विचारधारा सर्वसाधारण की उस विचारधारा से विपरीत है जिसमें यह माना जाता है कि व्यवसायों का एकमात्र उद्देश्य पूंजीपति के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाना तथा जनता जनार्दन के हित में सोचना इससे असंबंधित है। यह कहा जा सकता है कि दायित्वपूर्ण व्यवसायों को, बल्कि कहें तो प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को अपने समाज के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। ठीक है, चाहे वह व्यवसाय हो या फिर कोई नागरिक हो। यदि देखा जाए तो एक व्यवसाय के कानूनी उत्तरदायित्वों की अपेक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक विस्तृत होते हैं। कानूनी उत्तरदायित्वों को तो केवल कानूनी बातों का पालन करके ही पूरा किया जा सकता है, जबकि सामाजिक उत्तरदायित्व उससे कहीं परे होता है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक उत्तरदायित्वों को केवल कानून का पालन करके पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व में समाज के हितार्थ वे तत्व निहित हैं जिन्हें व्यवसायी स्वेच्छा से
करते हैं। ठीक है, यानी कि एक व्यवसाय के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व है, जबकि कानूनी उत्तरदायित्व तो वही रहेंगे जो कानूनी बातें उसमें लिखी हुई हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता। ठीक है, जब चर्चा सामाजिक उत्तरदायित्व की हो तो कौन सा कार्य उचित है? क्या व्यवसायिक संगठन का संचालन केवल स्वामियों के आशानुकूल अधिकतम लाभ कमाने के लिए किया जाए, अथवा उन लोगों के हितार्थ किया जाए जो समाज में ग्राहक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, सरकार और समुदाय के रूप में रहते हैं? दरअसल सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नैतिकता का है, क्योंकि इसमें व्यवसाय के उत्तरदायित्व के संबंध में उचित तथा अनुचित का सवाल उठता है। सामाजिक दायित्व में स्वैच्छिकता निहित है। व्यवसायी मान सकते हैं कि इन दायित्वों को निभाने के लिए कुछ करे या ना करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। वे इसके लिए भी स्वच्छंद हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए उन्हें किस सीमा तक जाना है। वास्तविकता यह है कि सभी व्यवसायी समाज के प्रति समान रूप से स्वयं का उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं, है ना दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं कि टाटा और बिरला दो ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा दान करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत लंबे समय से यह विवाद का विषय रहा है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए अथवा नहीं। कुछ लोग निश्चित रूप से यह मानते हैं कि एक फर्म केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी है। दूसरी ओर कुछ लोग इससे भिन्न विचारधारा वाले हैं। वे मानते हैं कि व्यवसायों को समाज के उन वर्गों के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए जो उनके निर्णयों एवं क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों की अवधारणा को समझने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को इसके पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए तर्कों को समझना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क के बारे में। तो देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यही है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। तो पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं जो सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं? तो सबसे पहला तर्क है अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य। व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं एवं सेवाओं के मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है, जबकि व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा लाभ कमाना भी एक महत्वपूर्ण औचित्य है। यह मनुष्यों को प्रदान की हुई सेवाओं का परिणाम ही समझना चाहिए। वास्तव में व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी संभव है जब समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं लगातार उपलब्ध होती रहें। अतः एक व्यावसायिक इकाई द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिधारणा ही उसके अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है। यानी कि व्यवसाय के लिए समाज में लोगों को संतुष्टि पहुंचाने के लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट जो है फर्म का दीर्घकालीन हित। एक फर्म दीर्घकाल तक अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है जब उसका सर्वोच्च लक्ष्य समाज सेवा करना हो। यदि समाज के बहुत से लोग, जिनमें कर्मचारी, उपभोक्ता, अंशधारी, सरकारी अधिकारी गण आदि सम्मिलित हैं, यदि इन्हें यह विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यवसाय समाज के हित में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, तो वे उस व्यवसाय से अपने सहयोग के हाथ को वापस खींच लेते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना उस संस्था के अपने हित में है। यदि कोई फर्म सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है तो जनता की धारणा भी उसके पक्ष में विकसित होती है। यानी कि अगर फर्म या कोई भी व्यवसाय अगर जनता के हित के बारे में सोचता है तो फिर जनता भी उसी व्यवसाय की वस्तुओं की तरफ अधिक आकर्षित होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा सरकारी विनिमय से बचाव। व्यवसाय के दृष्टिकोण से सरकारी विनियमों का पालन करना अवांछित है क्योंकि वे स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। अतः यह माना जाता है कि व्यवसायी वर्ग स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करके सरकारी विनियम की समस्या से बच सकते हैं तथा नए कानून बनाने की आवश्यकता में कमी करने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी बुक में यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, तो पहले हम ये इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं और फिर चलेंगे अपने टॉपिक पे। इस बॉक्स में दोस्तों निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में बताया गया है, जिससे संबंधित 3 परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद 2013-14 में जो कंपनी अधिनियम में बदलाव किए गए थे उनके बारे में भी बताया गया है, जिसमें निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को समझाया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
निगमित उत्तरदायित्व का अभिप्राय कंपनियों की भूमिका से है जो निरंतर विकास की कार्यसूची तथा आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति व पर्यावरण संरक्षण की संतुलित धारणा को अपरिहार्य बनाकर निभा सकती हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की कोई सार्वभौमिक स्वीकृति परिभाषा नहीं है। वर्तमान में अस्तित्व में प्रत्येक परिभाषा व्यवसायों के समाज पर प्रभाव तथा उनसे समाज की अपेक्षाओं का आधार बताती हैं, जिसमें सबसे पहली है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को यूरोपीय संघ ने इस प्रकार परिभाषित किया है, समाज पर उनके प्रभाव हेतु उपक्रमों के उत्तरदायित्व। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। निरंतर विकास हेतु विश्व व्यवसाय परिषद ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को इस प्रकार परिभाषित किया है, व्यवसाय द्वारा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों व समाज के जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ आर्थिक विकास हेतु निरंतर वचनबद्धता। ठीक है, तीसरी परिभाषा आप देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने परिभाषित किया है जिसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एक प्रबंध अवधारणा है जिसके द्वारा कंपनियां सामाजिक तथा पर्यावरणीय सरोकारों को व्यवसाय प्रचालनों से एकत्रित करती हैं तथा उनके हिताधारियों से बातचीत करती हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को ऐसे माध्यम के रूप में सामान्यतः समझा जाता है जिसके द्वारा कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है तथा साथ ही अंशधारकों एवं हितधारकों की अपेक्षाओं का पता लगाती है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व जो कूटनीतिक व्यवसाय प्रबंधन अवधारणा हो सकती है तथा दान, प्रयोजन एवं परोपकार के बीच अंतर स्पष्ट हो। यद्यपि बाद में बताई गई सभी क्रियाएं गरीबी घटाने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं तथा कंपनी की कीर्ति को प्रत्यक्षतः बढ़ाती हैं और उसके ब्रांड को मजबूत करती हैं, तथापि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा स्पष्टतः इससे आगे है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे उस अधिनियम की चर्चा की जा रही है आगे जो 2013-14 में लागू किया गया था। चलिए अब वो भी देख लेते हैं। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के वाक्यांश 135 द्वारा शासित होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 23 अगस्त 2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई। अधिनियम में दिए गए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए या अधिक है अथवा शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए या अधिक है अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नए नियमों जो वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू हैं के अनुसार कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मंडल सदस्यों की एक CSR समिति बनाएं जिसमें न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, अधिनियम कंपनियों को प्रोत्साहित करता है कि वे पिछले 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करें। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है हमारा, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत की जाने वाली सांकेतिक क्रियाएं अधिनियम की अनुसूची 7 में दी गई हैं। केवल भारत में की जाने वाली निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाएं ही मान्य होंगी। ऐसी क्रियाएं जो केवल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए की गई हों निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत योग्य नहीं होंगी। ठीक है, मतलब कि अपने कर्मचारियों के परिवार के लिए जो वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत योग्य नहीं होंगी। आपको उनसे हटकर समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये बॉक्स का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है और अब हम चलते हैं अपने पिछले टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता और उसमें हमारा सब टॉपिक था सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क, जिसमें हम 3 तर्क पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ेंगे चौथा तर्क जो कि है समाज का रखरखाव। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि कानून हर परिस्थिति के लिए नहीं बनाए जा सकते। वे व्यक्ति जो यह सोचते हैं कि उन्हें वह सब कुछ व्यवसाय से नहीं मिल रहा जो वास्तव में मिलना चाहिए, वे दूसरी असामाजिक गतिविधियों का आश्रय ले सकते हैं जो निश्चित रूप से सरकारी कानून में नहीं आती। इससे व्यवसाय के हितों को ठेस लग सकती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्वों की ओर जागरूक हों तथा उन्हें ग्रहण करें। अगला पॉइंट आता है हमारा व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता। यह तर्क सार्थक है कि व्यावसायिक संस्थाओं के बहुमूल्य वित्तीय एवं मानवीय संसाधन होते हैं जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यवसाय में पूंजी रूपी संसाधन एवं प्रतिभावान प्रबंधकों का निकाय
होता है जो वर्षों के अनुभव के आधार पर सभी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। अतः समाज के पास यह एक अच्छा अवसर है कि वह खोज करे कि ये संसाधन किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण। पिछले तर्कों से संबंधित यह तर्क भी है कि व्यवसाय अपने गौरवपूर्ण इतिहास से जोखिम भरी परिस्थितियों को लाभकारी सौदों में बदलने से केवल समस्याओं को नहीं सुलझाते बल्कि प्रभावपूर्ण ढंग से चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण। यदि व्यवसाय का संचालन ऐसे समाज में होना है जहां जटिल एवं विविध प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं, तब वहां सफलता की किरण काफी मध्यम होती है। दूसरी ओर श्रेष्ठ समाज ऐसा वातावरण तैयार करता है जो व्यवसायिक कार्यों के लिए अधिक उचित हो, जो इकाई लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए परिणाम स्वरूप अच्छा समाज मिलेगा। अगला पॉइंट आता है हमारा सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायित्व। नैतिक रूप से यह तर्क दिया जाता है कि व्यवसायों ने कुछ सामाजिक समस्याओं को या तो पैदा किया है या उन्हें स्थायी बनाया है। उदाहरण स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित कार्यस्थल, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार तथा विभेदात्मक रोजगार प्रवृत्ति ऐसे ही उदाहरण हैं। अतः व्यवसाय का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे समाज के नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्वों का सामना करें, ना कि उन्हें समाधान के लिए अन्य व्यक्तियों पर छोड़ दें। यानी कि व्यवसाय को चाहिए जो उन पे इस तरीके के नकारात्मक आरोप लगते हैं वे उसको स्वयं ठीक करने का प्रयास करें, किसी दूसरे पे निर्भरता ना दिखाएं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में मुख्य तर्क। अभी तक हमने पढ़े थे पक्ष में तर्क और अब हम पढ़ेंगे विपक्ष में तर्क। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट अधिकतम लाभ उद्देश्य पर अतिक्रमण। इस तर्क के अनुसार व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अतः सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की बात इस सिद्धांत के विपरीत है। वास्तव में सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह व्यवसायी तभी कर सकते हैं जब लाभ अधिकतम हो। यह सब तभी किया जा सकता है जब लागत मूल्य कम हो तथा कार्यकुशलता बढ़ी हुई हो। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो व्यवसाय है वह लाभ की स्थिति में है तभी वो समाज के विषय में सोच सकता है। अगला पॉइंट आता है हमारा उपभोक्ताओं पर भार। यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण तथा वातावरण संरक्षण अत्यंत खर्चीले उपाय हैं जिन्हें अपनाने में भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। ऐसी दशा में व्यवसायी इस तरह के बोझ को मूल्यों में वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर ही डालने का प्रयत्न करते हैं, बजाय इसके कि वे इसे स्वयं वहन करें। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल करना सर्वथा अनुचित ही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर जो व्यवसायियों का अधिक खर्चा होता है उसकी धन उगाही भी उपभोक्ताओं से ही की जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें हमारा आता है सामाजिक दक्षता की कमी। सभी सामाजिक समस्याओं का निराकरण उसी प्रकार से नहीं किया जा सकता जिस प्रकार व्यावसायिक समस्याओं का किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि व्यवसायियों को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की ना तो कोई समझ होती है और ना ही कोई प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक समस्याओं का निदान अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा कराया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब व्यवसायी को तो केवल व्यवसाय करना आता है, वह अपने कार्य में कुशल है, लेकिन सामाजिक दक्षता तो उसके पास है नहीं, तो उसके लिए जो विशेष एजेंसियां हैं उन्हीं के द्वारा वह कार्य कराया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है विशाल जन समर्थन का अभाव। प्राय यह देखने में आया है कि सामान्य रूप से जनता सामाजिक कार्यक्रमों में उलझना पसंद नहीं करती। इस तर्क के अनुसार कोई भी व्यवसायिक इकाई जनता के विश्वास के अभाव एवं सहयोग के बिना सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो कि है सामाजिक उत्तरदायित्व की यथार्थवादिता। क्या है इसमें, चलिए देख लेते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए उपरोक्त तर्कों के आधार पर कोई भी व्यक्ति यह विचार कर सकता है कि वास्तव में व्यवसायियों को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अधिक से अधिक लाभ कमाने के विषय में ही
अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में भी सोचना चाहिए। यदि यथार्थवादिता की ओर देखा जाए तो आज के परिवर्तनशील युग में व्यवसायी यह एहसास करने लगे हैं कि हमारा अस्तित्व तभी बना रह सकेगा हम लाभकारी गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक बंधनों का भी निर्वाह करते रहें। यदि देखा जाए तो इस एहसास का एक भाग वास्तविक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह केवल कहने भर की बात है। निजी उद्यमों को चालू रखने में यह धारणा आश्वस्त नहीं कर पाती। यह भी कटु सत्य है कि निजी कंपनियां भी प्रजातांत्रिक समाज की चुनौतियों को स्वीकार करती हैं, जहां सभी लोगों को कुछ मानवीय अधिकार प्राप्त हैं तथा वे व्यवसाय से अच्छे व्यवहार की मांग कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा मूलतः नीति शास्त्र संबंधी अवधारणा है। इसमें मानवीय कल्याण की बदलती धारणा सम्मिलित है, ठीक है, तथा यह उन व्यावसायिक क्रियाओं के सामाजिक पहलुओं की चिंता पर जोर देती है जिसका सीधा संबंध सामाजिक जीवन की गुणवत्ता से है। यह अवधारणा व्यवसाय को इन सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखने एवं अपने सामाजिक प्रभावों की ओर ध्यान देने का मार्ग दिखलाती है। उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि सामाजिक संगठनों का उस समाज के प्रति एक प्रकार का कर्तव्य है जिसमें रहकर वे कार्य करते हैं। उन्हें सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है तथा आर्थिक वस्तु एवं सेवाओं के अतिरिक्त भी योगदान देना है। यहाँ पर उन ताकतों की ओर ध्यान देना आवश्यक होगा जिन्होंने व्यवसायियों को सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य किया है। उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण निम्न है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा सार्वजनिक नियमन की आशंका। प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई आधुनिक सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के सभी वर्गों की समान रूप से सुरक्षा करेंगी। जब व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से कार्य करते हैं तो जनता की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक विनियमों को लागू किए जाने की कार्यवाही की जाती है। यही सार्वजनिक नियमन आशंका ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण व्यावसायिक उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा श्रम आंदोलनों का दबाव। विगत शताब्दी में श्रमिक अधिक शिक्षित एवं संगठित हुए हैं, अतः श्रम संगठन संपूर्ण विश्व में श्रमिकों के लिए अधिक फलदायी सिद्ध हो रहे हैं। इस धारणा ने उन उद्योगपतियों को रखो और निकालो की धारणा से बदलकर उनके हितार्थ कार्य करने के लिए बाध्य किया है। अगला पॉइंट आता है हमारा उपभोक्ता जागरण का प्रभाव जनसंपर्क। साधनों तथा शिक्षा के विकास एवं बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता ने आज उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक एवं अधिक सशक्त बना दिया है, जिसके कारण क्रेता सावधान के सिद्धांत को क्रेता बादशाह में परिवर्तित कर दिया है। अतः व्यवसायियों ने ग्राहक उन्मुख नीतियों का पालन करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है व्यवसायियों के लिए सामाजिक मानकों का विकास। आज कोई भी व्यावसायिक इकाई अपने मनमाने ढंग या मनमाने मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकती। नवीनतम सामाजिक मानकों के विकसित हो जाने से विधि संगत नियमों का पालन करते हुए व्यवसायी सामाजिक आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। कोई भी व्यवसाय समाज से पृथक नहीं हो सकता। केवल समाज ही व्यवसाय को स्थायी बनाता है तथा वही ही उसे उन्नतशील बनाता है। यह केवल सामाजिक मानकों के आधार पर ही व्यवसायिक क्रियाकलापों का निर्णय होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट अब हमारा आता है व्यवसायिक शिक्षा का विकास। व्यावसायिक शिक्षा के विकास ने समाज को सामाजिक उद्देश्यों के प्रति और अधिक जागरूक बना दिया है। आज शिक्षा के प्रसार ने समाज के विभिन्न अंगों जैसे उपभोक्ता, विनियोजक, कर्मचारी अथवा स्वामी सभी को अधिक समझदार बना दिया है। पहले की अपेक्षा जब शिक्षा का अभाव था, आज सभी वर्ग अपने हितों को अच्छी तरह पहचानते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हितों में संबंध। आज व्यावसायिक उपक्रमों ने यह सोचना आरंभ कर दिया है कि सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हित एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक है। यह धारणा कि व्यवसाय का विकास केवल समाज का शोषण करने से ही संभव है आज पुरानी हो चुकी है। इसका स्थान इस मत ने ले लिया है कि व्यवसाय दीर्घ काल तक तभी चल सकते हैं जब वे समाज की सेवा भली भांति करें।
अगला पॉइंट आता है हमारा पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास। विश्वविद्यालयों तथा विशिष्ट प्रबंधन संस्थानों ने पेशेवर एवं प्रबंधकीय शिक्षा प्रदान कर एक विशिष्ट वर्ग को जन्म दिया है, जिसका सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पृथक मत है, जो सर्वथा पूर्वकालीन मालिक प्रबंधकों के वर्ग से भिन्न है। पेशेवर प्रबंधक व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन के लिए केवल लाभ अर्जित करने की अपेक्षा समाज के विविध हितों में अधिक रुचि लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त एवं कुछ अन्य सामाजिक एवं आर्थिक बल आपस में मिलकर व्यवसाय को एक सामाजिक आर्थिक क्रिया का रूप देते हैं। अब व्यवसाय मात्र धंधा नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसा आर्थिक संस्थान है जो लघुकालीन एवं दीर्घकालीन आर्थिक हितों की आवश्यकताओं का मिलान करता है उस समाज की जहां वह कार्यरत होता है। तत्वतः यह वो है जो व्यावसायिक सामान्य एवं विशिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्वों का उत्थान करता है। इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है और वह उसे प्रमाणित भी करता है। यह भी सत्य है कि व्यवसाय समाज का एक अंग है तथा उस कर्तव्य को समाज की आवश्यकताओं को निरंतर पूरा करके निभाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार। ठीक है दोस्तों, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों को विस्तृत रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक उत्तरदायित्व। मूल रूप से व्यवसायिक उपक्रम एक आर्थिक इकाई है तथा इसका सबसे पहला उत्तरदायित्व उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं को समाज को उपलब्ध कर तथा लाभ पर विक्रय करके सुलभ कराना है, जिसकी समाज को आवश्यकता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने में थोड़े विवेक की आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कानूनी उत्तरदायित्व। प्रत्येक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह देश के कानून का पालन करे, क्योंकि ये कानून समाज के हित के लिए होते हैं। कानून का पालन करने वाला उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाला उद्यम होता है। ठीक है, जो कानून का पालन करेगा वो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व अवश्य निभाएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा नैतिक उत्तरदायित्व। इसमें वह व्यवहार सम्मिलित हैं जिसकी समाज को व्यवसाय से अपेक्षा होती है, लेकिन कानून से आबद्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ, किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करते समय मनुष्य की धार्मिक भावनाओं का आदर करना। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की भावना अपनानी होती है। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, तनिष्क का एक ऐड आया था जिससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, तो तनिष्क ने अपना वो ऐड फिर वापस लिया था। ठीक है, तो ये नैतिक उत्तरदायित्व का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा विवेकशील उत्तरदायित्व। यह पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक एवं बाध्यपूर्ण उत्तरदायित्व है जिसे व्यवसाय अपनाते हैं। ठीक है, उदाहरणार्थ शिक्षण संस्थाओं के लिए दान देना तथा बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की सहायता करना प्रबंधकों का यह कर्तव्य होता है कि पूंजीगत विनियोजन को सुरक्षित रखने के लिए सट्टेबाजी संबंधी सौदों से बचाकर स्वस्थ व्यवसायिक क्रियाओं में संलग्न रहें ताकि विनियोजन पर उचित लाभ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है व्यवसाय का विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य की पहचान कर लेने के उपरांत यह निश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि एक व्यवसाय किसके प्रति कितना उत्तरदायी है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय स्वयं यह तय करे कि उन्हें किस क्षेत्र में कार्य करना है। उनमें से कुछ प्रकार निम्न हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आता है व्यवसाय का अंशधारियों अथवा स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व। एक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने स्वामियों अथवा अंशधारियों को उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल दे तथा इसका विश्वास दिलाए कि उनकी विनियोजित पूंजी व्यवसाय में सुरक्षित है। एक निगमित निकाय के रूप में एक कंपनी का यह भी कर्तव्य है कि वह अंशधारियों को कंपनी की कार्यशैली तथा भविष्य में विकास की योजना के विषय में नियमित एवं सही सूचना दे। अगला पॉइंट आता है हमारा कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है दोस्तों, एक उद्यम के प्रबंधकों का यह भी उत्तरदायित्व है कि वे कर्मचारियों को अर्थपूर्ण कार्य के सुअवसर प्रदान करें। प्रबंधकों को कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सही ढंग की कार्य दशाओं का सृजन
करना चाहिए। व्यवसाय को चाहिए कि वह कर्मचारियों को श्रम संगठन बनाने में प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए हाथ बढ़ाएं। श्रमिकों को उचित वेतन तथा उचित व्यवहार का प्रबंधकों से भरोसा मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कर्मचारियों के प्रति भी व्यवसाय के अनेकों महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि अगर वे उन उत्तरदायित्वों को ठीक से निभाएंगे तभी कर्मचारी ठीक से कार्य को संपन्न करेंगे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म की वस्तु सेवाएं उचित मूल्य पर उचित समय तथा उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का व्यवसाय का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। व्यवसाय को मिलावट करने के विरुद्ध सतर्कता बरतने, निम्न स्तर के माल की पूर्ति न होने देने, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में कमी न होने देने तथा ग्राहकों से शिष्टाचार का बर्ताव करने एवं धोखापूर्ण तथा अविश्वसनीय विज्ञापन पर रोक लगाने आदि कार्यों के संपादन का भी उत्तरदायित्व है। उपभोक्ताओं को उत्पाद से संबंधित सूचनाएं पाने का अधिकार है तथा उन्हें कंपनी के क्रय आदि कार्यों से संबंधित सूचनाएं भी अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक उपभोक्ता को उस व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा सरकार तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व। देश के कानूनों का पालन करना तथा करों का सरकार को समय अनुसार ईमानदारी से भुगतान करने का भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। उन्हें देश के एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा सामाजिक रीति रिवाजों के पालन हेतु उचित कदम उठाने चाहिए। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा उनके गंदे पानी से वायु तथा पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, व्यवसाय तथा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण एक विषम समस्या है जो व्यावसायिक प्रबंधकों तथा निर्णायकों को साहस के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरण की परिभाषा में मनुष्य के आसपास के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों ही वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। ये वातावरण प्राकृतिक संसाधनों में भी हैं और जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जिसमें भूमि, जल, हवा, वनस्पति तथा कच्चा माल इत्यादि सम्मिलित हैं। मानव निर्मित संसाधन जैसे सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक आर्थिक संस्थान तथा मनुष्य इत्यादि। पर्यावरण जिसमें भूमि, जल, वायु, मनुष्य, पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी सभी को सम्मिलित किया जाता है, को पतन से बचाते हुए इनका संरक्षण करना आवश्यक होता है ताकि वातावरण के संतुलन को बनाए रखा जा सके। एक प्राकृतिक संसाधन जिसमें भूमि, जल तथा वायु, कच्चा माल आदि आते हैं, तो दूसरा मनुष्यों के प्रयासों से रचित सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एवं आर्थिक संस्थान तथा मनुष्य की गणना की जाती है। यह सर्वविदित है कि शुद्ध वातावरण का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है, जिसका कारण विशेषतः औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि है। सामान्यतः देश के महानगरों जैसे कानपुर, जयपुर, दिल्ली, पानीपत, कोलकाता तथा अन्य नगरों में यह आम दृश्य है। इन महानगरों के कारखानों से निकले उत्सर्जन मनुष्य जाति के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। यद्यपि कुछ अवशेषों का उपयोग कच्चे माल तथा ऊर्जा के रूप में अपरिहार्य है, लेकिन उत्पादकों के लिए इसके प्रयोग से कुप्रभावों को कम करना एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण संरक्षण हम सभी के लिए उपयोगी है। अगला पॉइंट आता है हमारा पर्यावरण समस्याएं। सबसे पहले है, संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली 8 समस्याओं की पहचान की है, जिसमें सबसे पहले है ओजोन क्षय, दूसरा है भूमंडलीय ऊष्मीकरण, उष्णता, दूसरा है अनवरत खतरनाक अवशेष, चौथा है जल प्रदूषण, पांचवा है ताजे जल की मात्रा एवं गुणवत्ता, पांचवा है छठा है वनोन्मूलन, सातवां है भूमि निम्नीकरण यानी कि क्षय, और आठवां है जैविक परिवर्तनों का भय। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं।
प्रदूषण भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों जैसे हवा, भूमि तथा जल में बदलाव लाता है। प्रदूषण मानव जीवन के लिए हानिकारक तथा अन्य वर्गों के जीवन को नष्ट करने वाला है। यह जीवन स्तर को गिराता है तथा सांस्कृतिक विरासतों को भी हानि पहुंचाता है। पर्यावरण केवल सीमित प्रदूषण को ही समाप्त कर पाता है, अतः यह बढ़ता ही जाता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः रासायनिक क्षय तथा कूड़े कचरे को नदियों में प्रवाहित करने से होता है। दुर्गंधमय क्षय तथा भारी प्रदूषित सामग्री एकत्रित होने से भूमि क्षतिग्रस्त होती है। प्रदूषण के कारण वातावरणीय ह्रास होता है तथा मानव स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक एवं बनावटी संसाधनों को हानि पहुंचती है। वातावरण की सुरक्षा का प्रत्यक्ष संबंध प्रदूषण नियंत्रण से है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे जानेंगे प्रदूषण के कारण कि प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। चलिए देखते हैं। आज के युग में चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या निजी, जिनमें उद्योग, सरकार, कृषि, खनन, ऊर्जा, यातायात, निर्णायक उद्योग तथा उपभोक्ता सम्मिलित हैं, सभी गंदगी फैलाते हैं तथा कूड़ा करकट फैलाते हैं। इन प्रदूषित करने वाली वस्तुओं में उत्पादन के समय छांटकर अलग निकाली गई वस्तुएं या उपभोक्ता द्वारा परित्यक्त वस्तुएं होती हैं। इन्हीं वस्तुओं के द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है। अन्य प्रदूषण के कारणों में उद्योग सर्वोपरि है। व्यावसायिक क्रियाओं में उत्पादन, वितरण, यातायात, गोदाम, वस्तुओं का उपभोग तथा सेवाएं भी मुख्य स्थान रखती हैं। बहुत सी व्यावसायिक इकाइयां सबसे पहले हवा, फिर जल, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी पाई गई हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रदूषण के कारणों को नीचे समझाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं वायु प्रदूषण, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण वह है जब बहुत से तत्व मिलकर वायु की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा गया कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, कारखानों से निकला हुआ धुआं प्रदूषण फैलाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा जल प्रदूषण। पानी मुख्यतः रसायन एवं कचरा के ढलाव से प्रदूषित हो जाता है। वर्षों से व्यवसाय एवं शहरों का कचरा नदियों एवं झीलों में बिना परिणाम की परवाह किए फेंका जाता रहा है। जल प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष हजारों पशुओं की मृत्यु हो जाती है और यह मानव जीवन के लिए गंभीर चेतावनी है। ठीक है, यानी कि जब वो प्रदूषित जल पीकर जानवर मर जा रहे हैं तो हम इंसानों का क्या होगा। इसके बाद आता है हमारा भूमि प्रदूषण। इस प्रदूषण का कारण कचरे को भूमि के अंदर दबा देने से होता है। इसके कारण भूमि की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। भूमि की जो गुणवत्ता पहले ही नष्ट हो चुकी है, वह मानव जाति के लिए आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। फैक्ट्रियों तथा मोटर गाड़ियों से निकलती ध्वनि केवल खींच का स्रोत ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए चेतावनी है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कम सुनना, दिल की बीमारी, मानसिक असंतुलन इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता। ठीक है, तो प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, इसको हम चलिए अब समझते हैं। मानव जाति तथा अन्य जीवधारियों के लिए वायु, जल तथा हवा अत्यंत आवश्यक तत्व हैं, या यह कहा जाए कि इनके बिना जीवन असंभव है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इन जीवनदायी तत्वों को कितनी क्षति पहुंची है, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रदूषण किस प्रकार का है, प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को कितनी मात्रा में नष्ट कर दिया गया है तथा हमारे माध्यम प्रदूषण स्रोत से कितनी दूरी पर हैं। इस प्रकार की क्षति पर्यावरण गुणवत्ता में परिवर्तन कर देती है तथा जीवन को दुष्कर बना देती है। इस प्रकार से वायु मनुष्य के लिए सांस लेने में हानिकारक हो सकती है, पानी पीने योग्य नहीं रहता तथा भूमि धरती माता ना रहकर विषैले पदार्थ उगलने वाली बन जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि मानव जीवन सुखी एवं संपन्न रह सके। प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है हमारा स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं को कम करना। कैंसर, हृदय एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हमारे समाज में मृत्यु के प्रमुख कारण हैं तथा ये बीमारियां वातावरण में दूषित तत्वों के कारण हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपाय ऐसी बीमारियों की भयंकरता को ही नहीं रोकते, बल्कि मानव जीवन को सुखी बनाने में भी सहायक होते हैं तथा स्वास्थ्य जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा दायित्वों के जोखिम को कम करना। यह संभावना हो सकती है कि व्यावसायिक इकाइयों को विषाक्त गैस
आदि से पीड़ित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बना दिया जाए जिन्होंने प्रदूषण फैलाया है। अतः यह आवश्यक है कि दायित्वों के जोखिम को कम करने के लिए फैक्ट्री में तथा भवनों के अन्य भागों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जाएं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा लागत में बचत। एक प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी आवश्यक है। यह उस समय अधिक आवश्यक है जब उत्पादन इकाई उत्पादन क्रिया में अधिक कचरा छोड़ रही हो। ऐसी अवस्था में कचरे तथा मशीन की सफाई में अधिक धन व्यय करना पड़ेगा, जिसे सही प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा बचाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा दोस्तों सार्वजनिक छवि में सुधार। आज जनता वातावरण की गुणवत्ता के बारे में अधिक जागरूक है। कचरे के नियंत्रण संबंधी अच्छी नीतियों के विषय में जानकर जनता और अधिक प्रभावित होती है। जब एक व्यावसायिक संस्था वातावरण को अच्छा बनाने का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण कर लेती है तो उस संस्था की सार्वजनिक प्रतिष्ठा एक सार्वजनिक कर्तव्यनिष्ठ उद्यम के रूप में उभरती है। अगला पॉइंट आता है हमारा अन्य सामाजिक हित लाभ। प्रदूषण नियंत्रण के अन्य भी बहुत से हित लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरणतः स्पष्ट दृश्यता, स्वच्छ इमारतें, उच्च कोटि का जीवन स्तर तथा प्राकृतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब्धता। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका। पर्यावरण का स्वरूप हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसको नष्ट होने से बचाने का उत्तरदायित्व तो हम सभी का है, चाहे वह स्वयं सरकार हो, व्यावसायिक उद्यम हो, उपभोक्ता हो, कर्मचारी हो या समाज के अन्य सदस्य। सभी को इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर किसी को अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, खतरनाक प्रदूषण उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सरकार अधिनियम बना सकती है। उपभोक्ता, कर्मचारी तथा समाज के सदस्य ऐसे उत्पादों के उपभोग को बंद कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए घातक हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को स्वयं आगे आना चाहिए। व्यावसायिक इकाइयों की यह भी सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे केवल प्रदूषण जनित बातों पर ही ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। व्यावसायिक इकाइयां धन की सृजनकर्ता, रोजगारदाता तथा भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संभालने वाली संस्थाएं हैं। वे यह भी समझती हैं कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करके, संयंत्रों के रूप में बदलाव करके, घटिया किस्म के कच्चे माल के प्रयोग के स्थान पर उच्च कोटि के कच्चे माल का प्रयोग करके प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सकती है। आगे कहते हैं दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। तो कौन सा, देखिए एक एक करके। उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होकर कार्य करना। यानी कि दोस्तों जो हायर पोस्ट पे हैं उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होना चाहिए, है ना, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। इसके बाद आता है इस बात का विश्वास दिलाना कि उद्यम की प्रत्येक इकाई पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध है। लोगों को भी इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि हम पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध हैं, उसी के अनुसार हम व्यवसाय करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अच्छे किस्म के कच्चे माल के क्रय के लिए नियम बनाना, उच्च कोटि की तकनीक अपनाना, कचरे के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाना ताकि प्रदूषण का नियंत्रण हो। यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो भी पैरामीटर सेट किए गए हैं उन्हीं के अनुसार कार्य होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। अगला पॉइंट है फिर हमारा जोखिम भरे द्रव्य पदार्थों का उचित व्यवस्था हेतु सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना। इनमें प्रदूषित नदियों की सफाई, वृक्षारोपण तथा वनों की कटाई को रोकना आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है अगला पॉइंट हमारा, समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की लागत एवं प्रतिफल का मूल्यांकन करना ताकि पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रगतिशील कार्यवाही की जा सके। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या कहता है, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ता, डीलर्स तथा क्रेताओं के तकनीकी ज्ञान तथा अनुभवों का लाभ प्राप्त करने हेतु समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करना। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है व्यवसाय नैतिकता। ठीक है, नैतिकता तो हर किसी में होनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से व्यवसाय का मुख्य कार्य समाज को आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से व्यवसायिक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यवसायिक इकाई
के मुख्य उद्देश्य तथा सामाजिक उद्देश्यों में टकराव नहीं होना चाहिए। यद्यपि व्यावसायिक इकाइयों के संचालनकर्ताओं के निर्णय एवं क्रियाकलाप सदैव जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे, यह सदैव सही नहीं है ना भाई। ऐसा तो है नहीं ना कि व्यवसायी जो भी डिसीजन लेगा वो सारी जनता के हिसाब से लेगा, वो तो अपने फायदे की बात सोचेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जब जियो मार्केट में आया तो इसने आपको 6 महीना फ्री में दिया और आज देख लीजिए सबसे महंगा जियो ही हो गया है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं हम। एक उद्यम आर्थिक कार्यों जैसे आय, लागत तथा लाभ में बहुत उच्च कोटि का हो सकता है, लेकिन सामाजिक कार्य पालन में उतना अच्छा नहीं हो, जैसे उत्पाद की पूर्ति उचित मात्रा में उचित मूल्य पर करना। इससे यह प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या उचित है तथा क्या अनुचित। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए और भी आवश्यक है कि व्यावसायिक उद्यमों का जन्म समाज से होता है तथा वे समाज से ही प्रभावित होते हैं। अतः उन्हें अपने आप को स्थापित करने तथा अपने बारे में व्याख्या करने के लिए सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता व्यक्तिगत हितों तथा सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है हमारा व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको देख लेते हैं। नैतिकता शब्द का मूल ग्रीक शब्द एथिक्स है, जिसका अर्थ चरित्र, मानक, आदर्श या नैतिकता से है। ठीक है, जो एक समाज में प्रचलित होते हैं। यदि हम एक कार्य, निर्णय या व्यवहार को नैतिक माने जो समाज की मान्यताओं या सिद्धांतों के अनुरूप है, तो यह नैतिक ही होगा। ठीक है, इससे इस बात को बल मिलेगा कि क्या यह अपने आप में पूर्ण सिद्धांत, अपने आप में पूर्ण नैतिक मूल्य है। दूसरी ओर बहुतों का यह मानना है कि हमारे समाज में विगत कुछ वर्षों में व्यवहारिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। यद्यपि कुछ परिपूर्ण मूल्यों पर हम सहमत हो सकते हैं। जो सिद्धांत व्यवसाय के लिए अधिक कठोर हुए हैं उनके उदाहरण हैं लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए, पर्यावरण संरक्षण, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं कर्मचारियों के अधिकार आदि। इन सब में कुछ समय से परिवर्तन आया है, यह हम स्पष्ट देख सकते हैं। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन तथा तकनीक से है, जो समाज के साथ साथ चलन में रहते हैं। ठीक है, एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वह सही मूल्य वसूल करे, सही तोल कर दे, ठीक है, ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे। नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वे सत्य एवं न्याय जैसे दो महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सही हैं या गलत। विश्व में यह अवधारणा प्रबल हो चुकी है कि समाज के विकास के लिए व्यावसायिक इकाइयों द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन अति आवश्यक है। नैतिकता पूर्ण व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय होता है। यह जनता में विश्वास पैदा करता है तथा अपनी साख में वृद्धि भी करता है, लोगों में विश्वास जगाकर अधिक लाभ अर्जित करता है। नैतिकता का पालन हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है तथा जो कार्य हम करते हैं उसे सराहना भी मिलती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है व्यावसायिक नैतिकता के तत्व। तो अब हम जानेंगे नैतिकता के तत्वों के बारे में, कौन कौन से हैं एक एक करके अभी जानेंगे। चूंकि नैतिकता पूर्ण व्यावसायिक व्यवहार व्यावसायिक उद्यमों तथा समाज दोनों के हित में है, इसलिए इससे इस भावना को प्रोत्साहन मिलता है कि उद्यम अपने दैनिक क्रियाकलापों में किस प्रकार इन्हें अपना सकते हैं। एक संचालित व्यावसायिक उद्यम के व्यावसायिक नैतिकता के मूल तत्व निम्नांकित हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता, पहला पॉइंट है ये हमारा। उच्च स्तरीय प्रबंध की नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझाने की भूमिका बड़ी निर्णायक होती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से तथा दृढ़तापूर्वक नैतिकता के व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। उन्हें संगठन के मूल्यों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए सदैव अपना नेतृत्व अवरुद्ध गति से प्रदान करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट अब हमारा क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। सामान्य कोड प्रकाशन, ये वे उद्यम हैं जिनके पास प्रभावी नैतिक कार्यक्रम है। वे सभी संगठनों के लिए नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेख के रूप में परिभाषित करते हैं, जिन्हें कोड कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम कोड कहते हैं। कुछ नैतिक मूल्यों जैसे आधारभूत ईमानदारी एवं कानून पालन, उत्पादन सुरक्षा एवं गुणवत्ता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, हितों का टकराव, नियोजन विधियां, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली तथा वित्तीय प्रतिवेदन आदि के विषय में कानूनी प्रकाशन होने इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगला पॉइंट आता है हमारा अब अनुपालन तंत्र की स्थापना। यह निश्चित करने के लिए कि वास्तविक निर्णय तथा कार्यों का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है, उचित यंत्र निर्माण कला की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं। भर्ती तथा भाड़े पर श्रम लेने के लिए नैतिक मूल्यों की ओर ध्यान देना, प्रशिक्षण के समय नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना तथा अनैतिक कार्यों के विषय में कर्मचारियों को सूचित करना। ठीक है, उन्हें पहले ही बता देना है कि इसमें अनैतिक कार्य जो हैं उनको आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नैतिकतापूर्ण ही कार्य यहाँ पे होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना। व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को हर स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उनकी संबद्धता नैतिक कार्यक्रमों में भी हो सके। फर्म की नैतिक नीतियों के निर्धारण में कर्मचारियों के छोटे गुटों को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा उनके रुझान का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट आता है हमारा परिणामों का मापन। ठीक है, अब जब सारी चीजें हो गई नैतिकता में तो उनके परिणामों का भी मापन करना चाहिए। यद्यपि यह बहुत ही कठिन कार्य है कि नैतिक कार्यक्रमों की माप की जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी फर्में कुछ मानक स्थापित करके ऐसा कर सकती हैं। भविष्य की कार्यवाही में विषय में उच्च स्तरीय प्रबंधक तथा कर्मचारियों की टीम इस विषय में वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय होता है समाप्त। धन्यवाद।